नमस्ते साथियों, हमने राजस्थान अध्ययन की श्रृंखला की शुरुआत की थी। इसमें हमने पहले नंबर पर हमारा राजस्थान भाग प्रथम जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है उसको लिया था। इसमें हम पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम तीसरा अध्याय की देखेंगे। किसी भी एग्जाम को देने से पहले राजस्थान अध्ययन का पढ़ना जरूरी इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि इसमें से D2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं। हालांकि ये कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है, लेवल इसका कम है, लेकिन इसमें कई हमें नई जानकारी भी मिलती है जो हमें पढ़ना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम इसका अगर अपन तीसरा अध्याय देखें तो तीसरा अध्याय है इतिहास से जानने से स्रोत है, इतिहास के जानने के स्रोत है, तो इसका तीसरा पार्ट है। इसको अपन देखते हैं। तो इसमें आप PDF बना ली है, इसको डायरेक्ट अपन नहीं दिखा सकते हैं किसी वीडियो में। तो पहला तीसरा अध्याय है कि हमारा राजस्थान में इतिहास जानने के स्रोत। अब अगर अपन बात करें इतिहास जानने के स्रोत की बात करें तो इतिहास को अपन दो तरीके से जान सकते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत से, एक साहित्य से। पुरातात्विक अगर अपन बात करें तो इसमें अभिलेख वगैरह आते हैं, और साहित्यिक स्रोत की बात करें साहित्य मतलब प्राचीन ग्रंथ आ जाते हैं, उनकी बात है। अब अगर अपन बात करें पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, कक्षा 6 की स्तर के अनुसार बात करेंगे। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें किसी स्थान घटना के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है, उसको पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। ऐसे स्रोत होते हैं, इनमें कौन कौन आता है, एक अभिलेख आता है। क्या आता है? अभिलेख आता है, मुद्रा आती है, शिलालेख आते हैं, स्मारक आ जाते हैं, कलाकृति आ जाती है। प्राचीन काल जो प्रयोग लेने और बर्तन थे, उत्खनन के सामग्री मिलते हैं, उन्हें अलग खोद के जो सामग्री निकाली जाती है तो वो आ जाती है। इनसे होता क्या था, पुरातात्विक स्रोत से तत्कालीन जीवन को समझा जा सकता है, उसमें किस प्रकार सामग्री यूज लेते थे, कौन सा अभिलेख, उनमें उन अभिलेखों पर क्या लिखा है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसमें अगर पुरातात्विक स्रोत की अगर पहला पार्ट देखें तो इसमें आता है अभिलेख आता है। अब अगर बात करें अभिलेख की बात करें तो अभिलेख क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो अभिलेख क्या है? अभिलेख है शिलालेखों, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, भवनों, गुफाओं, स्तूपों, प्राचीन मकानों की दीवारों, प्रसाद महलों यानी महलों की दीवारों आदि पर जो मतलब जो जानकारी उत्कीर्ण की जाती थी यानी खोद करके लिखी जाती थी, उनको क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख है ये दो प्रकार के होते हैं, गद्य में भी लिखे जाते थे और पद्य में भी लिखे जाते हैं। गद्य यानी कहानी के रूप में भी लिखे जाते, स्टोरी बता देते थे, और पद्य में के रूप में भी लिखे जाते थे। किसी राजा या सम्राट की प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख थे, या किसी व्यक्ति की प्रशंसा में लिखे जाते अभिलेख थे, उनको क्या कहा जाता था? प्रशस्ति कहा जाता था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रशस्ति किसे कहते हैं? प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख होते हैं, उनको प्रशस्ति कहा जाता है। इसी क्रम में अब अगर क्लास 6 की पुस्तक देखते हैं, इसमें कुछ प्रमुख अभिलेख दे रखे हैं। इनकी अगर बात करें तो इसमें उल्लेख है नगरीय अभिलेख का, कंसवा का, घटियाला का, बिजोलिया का, चीरवा का, सामोली का, नानसा यूप और बर्नला यूप अभिलेख का भी उल्लेख इसमें दे रखा है। अब अगर हम बात करें घटियाला अभिलेख है, ये प्रतिहारों से संबंधित अभिलेख है, ये जोधपुर का अभिलेख है। बिजोली अभिलेख भीलवाड़ा में है, चौहानों से संबंधित है, चौहानों का शासन था। चीरवा का अभिलेख है, ये रावल समर सिंह के तक के शासनकाल को दर्शाता है। चीरवा का अभिलेख है, रावल समर सिंह तक युग को दर्शाता है। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, ये अभिलेख थी, ये तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जानकारी प्रदान करते हैं। उस टाइम के राजा के सन, राजा का नाम, राजा के वंश के बारे में सब कुछ जानकारी इस पर मिलती है। इसी क्रम में अगर दूसरा अगर साहित्यिक स्रोत देखें तो इसमें आता है स्मारक आता है। अब अगर हम बात करें स्मारक की बात करें, स्मारक क्या चीज थी? स्मारक में अगर बात करें तो राजस्थान में मुख्यतः स्मारक में आता है दुर्ग और मंदिर आते हैं। दुर्ग और मंदिर राजस्थान मुख्यतः स्मारक में शामिल होते हैं। अगर दुर्ग की बात करें तो इसमें आता है गागरोन का दुर्ग आ गया, मेहरानगढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, रणथंभौर आ गया, आमेर आ गया, तारागढ़, कुंभलगढ़। राजस्थान में असंख्य दुर्ग हैं। तो उनमें इनके अलावा अगर स्मारक कौन कौन से रूप में क्या क्या चीज थी वो स्मारक में मान सकते हैं, तो इनमें देखें तो घर था, विहार, मठ, चैत्य, समाधि, बावड़ी, कूप, स्नानागृह, मंदिर, समाधि, सार्वजनिक भवन, राजप्रसाद, महल, सामंतों के भवन, ये सभी स्मारक में शामिल किए जाते हैं। स्मारक है ये हमें तत्कालिक स्थापत्य कला यानी निर्माण सामग्री, महल किस तरह बनाते हैं इसके संबंधी जानकारी, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, सबकी पूजा पद्धति के बारे में बताते हैं, कौन किसको स्मरण करता है इसके बारे में, मनुष्य की चेतना और समृद्धि के बारे में ज्ञान कराता है। मनुष्य की चेतना यानी मनुष्य कितना एक्टिव था इसके बारे में, मनुष्य किस तरह की सोचता, मनुष्य क्या क्या सोच रखता था, समृद्धि आर्थिक रूप से कितना सक्षम था इसके बारे में ये बताता, आर्थिक रूप से क्या सक्षम था, पशुपालन होता था या नहीं, कृषि होती थी नहीं, इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसी क्रम में अगर अगला देखें तो प्राचीन काल में मुद्राएं भी प्राचीन काल की मिलती है। तो मुद्राएं थी, ये सिक्के थे, कॉइन्स सिक्के थे, ये राज्य और शासक की शक्ति के सूचक होते थे। शक्तिशाली शासक थे, वो सिक्कों को निकालते थे, सिक्के जारी करते थे। सिक्के थे तो इन पर उस शासक का नाम था, राज्य का नाम होता था,
उसकी भाषा होती थी, लिपि लिखी होती थी, सन लिखा होता था, संवत भी लिखा होता था, धातु की शुद्धता का माप भी होता था, नाप तोल भी लिखा होता था, सिक्का कितना ग्रेन का है, किस माप का है, तथा उस पर अगर अपन बात करें तो सिक्के पर लिपि भी अंकित होती थी, उसमें नाम लिखा होता था। तो नाम के जिस लिपि में लिखा जाता था तो उस ज्ञात होता था कि उस टाइम की ये लिपि है। नेक्स्ट अगर बात करें तो धार्मिक और राजनीतिक आर्थिक स्थिति का भी पता सिक्कों से लगता था। जिस धर्म के सिक्के थे उसी के अनुसार लिपि के अनुसार प्रयोग करते थे। राजनीतिक राजा की शासन के जिस राजा का शासन होता था वो जिस तरह के सिक्के जारी करता था वो शुभ उल्लेख मिलता था। सिक्के थे, किसी इस राज्य के शासन में स्वर्ण मुद्राएं चलती थी, किसी में चांदी की मुद्राएं चलती थी, ये किसी में तांबे की मुद्राएं चलती थी। वो उसके शासन की मतलब कौन सा राज्य कितना शक्तिशाली है उसके अनुसार इसमें जानकारी मिलती थी। अब अगर हम बात करें सिक्के राजस्थान में कहाँ कहाँ मिले तो 106 की पाठ्य पुस्तक उल्लेख कर रखा है कि अहाड़ में मिले, रेण में मिले, बेराट में, रंग महल, हनुमानगढ़ रंग महल, सांबर, सुरवाणिया गांव आदि में राजस्थान में सिक्कों के भंडार मिले हैं। ये कक्षा 6 तक का उल्लेख है। 6 तक की जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। विस्तार में जानकारी बहुत कुछ है लेकिन ये कक्षा 6 के अध्ययन कर रहे हैं पाठ्य पुस्तक का तो अपन 6 तक ही जानकारी रखेंगे। अगली अगर बात करें तो अगला दे रखा था कि बर्तन व कलाकृति। तो बर्तन व कलाकृतियों की बात करें तो इनकी बनावट, रंग, चित्रण, पॉलिश उस काल की उत्कृष्टता को दर्शाते थे। यानी उस टाइम में बर्तनों पर जो चित्रण होता था, खंभों पर जो कि खुदाई की करके नाम लिखे जाते थे या उसकी जानकारी दी जाती थी, किवाड़ों में ग्वाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि देखने भी काम आती थी, वो उस तत्कालीन काल की जानकारी प्रदान करती थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो गणेश्वर नीम का थाना सिक्र में है। यहाँ पर ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले, तांबे के बर्तन वगैरह मिले, ताम्र संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये बर्तन वगैरह मिले तो जोधपुर, जयपुर, नौह, भरतपुर में काले व लाल मृद भांड मिले। मृद भांड यानी क्या था? मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन आ गए। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन थे, तो काले लाल मृदा के मिट्टी के बर्तन मिले। ये कहाँ पर मिले? जोधपुर और नौह, भरतपुर में मिले। अहाड़ व गिलुंड में परस्तर फलक आदि मिले। तो ये उस टाइम का अहाड़ व गिलुंड बनास नदी के किनारे पर संस्कृति है, तो वहाँ पर परस्तर व फलक मिले। तो वहाँ की ये सभ्यता के बारे में जानकारी, वहाँ की संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें पुरातात्विक स्रोत में तो सबसे ज्यादा क्या मिलते थे? ताम्रपत्र मिलते थे। ताम्रपत्र उपयोग किए जाते थे। ताम्रपत्र थे तांबे के छोटे व बड़े पत्रों पर खोदे गए लेख को ताम्रपत्र कहते थे। दान पुण्य से संबंधित अगर कोई ताम्रपत्र था तो उसको दान पत्र कहते थे। और इसमें शासक काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि और भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता था। ताम्रपत्र ज्यादातर यूज किस में लिए जाते थे? दान पुण्य में यूज लिए जाते थे। ताम्रपत्र राजा के द्वारा अपने सामंतों, जागीरदारों आदि को प्रदान, उनके नाम सिक्के, उनके शासन को मतलब सीमा को से अंकित करने के लिए भी दिए जाते थे कि जिस जागीरदार की सीमा उस तक है तो उसको इसमें अंकित करके दिया जाता था कि इस गांव में इस जागीरदार का शासन रहेगा, उसको ताम्रपत्र जारी किया जाता था। इस तरह से हमने पुरातात्विक स्रोत की बात की। अब अगर अपन बात करें साहित्यिक स्रोत की बात करें तो राजस्थान में अगर साहित्यिक स्रोत देखें इतिहास से संबंधित तो साहित्य स्रोत को जानना, इतिहास को अगर अपन को जानना है तो उससे पहले अपन साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। साहित्य को समझना, साहित्य को अपन समझेंगे तो साहित्य में हमें इतिहास की संपूर्ण जानकारी मिल जाती है। राजस्थान के अगर प्राचीन इतिहास की बात करें राजस्थान के तो प्राचीन इतिहास में राजस्थान जान लेंगे वेद पुराण, महाभारत, रामायण, बौद्ध व जैन ग्रंथों का महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। उन जैन ग्रंथों में राजस्थान के संदर्भ बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर अपन बात करें 12वीं शताब्दी की बात करें, 12वीं शताब्दी के बाद की ग्रंथों की बात करें तो उनमें ये ग्रंथ कुछ मुख्यतः है जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित है। हालांकि बहुत सारे ग्रंथ हैं लेकिन उसमें कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में कई नाम उल्लेखित है तो उनकी अब इसमें चर्चा करेंगे। इसमें दे रखा है जैन कृत पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकवि नयनचंद्र सूरी ने लिखा, कांदर देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा, दलपति विलास दलपत सिंह लिखा जो कि मूलतः बीकानेर के निवासी थे। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें तो उन्होंने एनालिसिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टोड ने लिखा जो राजस्थान के इतिहास के पितामह कहा जाते। वंश भास्कर लिखा था महाकवि सूर्यमल मिश्र ने जो कि बूंदी के थे, बूंदी के दरबारी कवि थे। वीर विनोद लिखा था कविराज श्यामलदास ने। श्यामलदास मूलतः भीलवाड़ा के थे। श्यामलदास कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। मारवाड़ राज्य के इतिहास विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने लिखा। ये कुछ मुख्य ग्रंथ थे, इनका कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेख कर रखा है। इसी क्रम में अगर अपन आगे बात करें यहाँ पर उल्लेख कर रखा है ख्यात के बारे में उल्लेख कर रहा था। ख्यात क्या चीज थी? ख्यात यानी बात, कोई भी कहानी जिसको हम प्राचीन समय के वार्ता मतलब दंत कथाएं चलती आ रही उनके बारे में उनको अगर लिखित रूप में लिपि का रूप दे दिया उनको ख्यात कहा जाता था। इनमें अगर ख्यात की बात करें तो नैणसी की ख्यात है, बांकीदास ख्यात है, दयालदास ख्यात है, जोधपुर राज्य की ख्याति प्रमुख मुख्य ख्यातें थी। यह तत्कालीन समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जानकारी प्रदान करती थी। इसी क्रम में अगर अपन बात करें
तत्कालीन समय में। तो अगर इतिहास की बात करें वर्तमान समय की, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने, जीएच ओझा ने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्रदान की। उन्होंने एनालिसिस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में ट्रांसलेशन भी किया। इस तरह से उन्होंने राजस्थान के इतिहास के बारे में बहुत कुछ लिखा। वर्तमान में राजस्थान इतिहास का अगर सबसे ऑथेंटिक ग्रंथ है तो जीएच ओझा का पुस्तक है। इस तरह से हमने राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों की चर्चा की। यह कक्षा 6 तक का उल्लेख था। हालांकि इसमें बहुत कुछ जानकारी बाकी है, लेकिन यह नॉर्मली कक्षा 6 के स्तर के अनुसार उल्लेख है। अपने एनसीईआरटी में पढ़ते ही है कि इस स्तर के अनुसार ही पाठ्य पुस्तक बनाई जाती है। तो यह स्तर के अनुसार कक्षा 6 के स्तर के अनुसार ये उल्लेख था। इसमें अगर अपन अंत में अगर देखें, इसमें जो अभ्यास प्रश्न दे रखे हैं, तो अभ्यास प्रश्नों की बात करें, इसमें पहला प्रश्न दे रखा है वंश भास्कर के लेखक कौन है। तो अगर वंश भास्कर के लेखक की बात करें तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण थे। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है, लिखे गए अभिलेख को क्या कहते हैं। तो प्रशंसा में जो अभिलेख लिखा जाता है उसको क्या कहा जाता है, प्रस्तुति कहा जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है, संस्कृत में उत्कीर्ण कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग तक की जानकारी देता है। तो चीरवा शिलालेख था, रावल समर सिंह तक की जानकारी देता है। और ये किस में भाषा में था, यह संस्कृत भाषा में उल्लेखित था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। अगला अति लघुरात में क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के 3 दुर्गों के नाम पूछे, ये अपना कर सकते हैं। पुरातात्विक स्रोत को किसे कहते हैं, तो वह प्राचीन अवशेष तो जो हमें उस टाइम की घटना स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं वो पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इतिहास लेखन मुद्राओं के योगदान के बारे में पूछा गया, तो मुद्राओं का योगदान अपन इसमें आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट लघुरात में प्रश्न दे रखा है कि ताम्रपत्र किसे कहते हैं। तो ताम्रपत्र की बात करें तो ताम्रपत्र अभी अपने उल्लेख किया, तो ये क्वेश्चन में आराम से कर सकते हैं। अगला दे रखा है राजस्थान प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथों की जानकारी देना है। तो ये कुछ ग्रंथों का अपने जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक में उल्लेखित है, तो उनका ग्रंथों का अपना आसानी से जानकारी दे सकते हैं। इस तरह से हमने कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का तीसरा अध्याय देखा, तीसरा पार्ट देखा। अगले वीडियो हम चौथा पार्ट लेकर जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। इसी तरह से आप जुड़े रहिए। इसमें हम राजस्थान एनसीईआरटी जो राजस्थान बोर्ड में चलती है, ये विशेष तौर से रीट के लिए या रीट मेंस के लिए कह सकते हैं, थर्ड ग्रेड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड ग्रेड के लिए क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से D2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। आप ये वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।